आज के अध्ययन का मुख्य विषय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का विकास किस तरह से हुआ है, किन किन अर्थशास्त्रियों ने इंडिफरेंस कर्व का यूज़ किया है और इंडिफरेंस कर्व किस तरह से बनते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। इस संबंध में हम इस लेक्चर वीडियो में जानेंगे। आप लेक्चर वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी लेक्चर डेवलप करूं वो लेक्चर आपको तत्काल प्राप्त हो सके। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले तटस्थ वक्र विश्लेषण का विकास समझते हैं कि तटस्थ वक्र का विकास किस तरह से हुआ है, किन किन अर्थशास्त्रियों ने कब कब तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया है, उसको हम क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तटस्थ वक्र का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में किया था। उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1881 में, मैथमेटिकल फिजिक्स। इस बुक में उन्होंने तटस्थ वक्र का प्रयोग किया था। उसके बाद हम देखें तो प्रोफेसर पेरेटो ने तटस्थ वक्र का प्रयोग किया था। इन्होंने 1906 में एजवर्थ के द्वारा जो तटस्थ वक्र विधि का प्रयोग किया गया था उसी विधि को प्रोफेसर पेरेटो ने भी अपनाया। लेकिन पेरेटो ही एक ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने सबसे पहले इस बात को स्पष्ट किया था कि जो उपयोगिता होती है, यूटिलिटी जो होती है, वह एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, मानसिक तत्व है, जिसे कि केवल वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उस उपयोगिता को महसूस नहीं कर सकता है जो कि उस वस्तु का उपभोग नहीं करता है। और उन्होंने बतलाया था कि जो उपयोगिता होती है वह स्थिर नहीं रहती है। किसी वस्तु की उपयोगिता एक समय में एक उपभोक्ता के लिए जो उपयोगिता है वह समय, काल, देश और वातावरण के अनुसार उसी वस्तु की उपयोगिता अन्य उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर पेरेटो ने ये स्पष्ट किया था कि वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता या व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करती है और उस व्यक्ति के लिए भी उस वस्तु की उपयोगिता जो है समय के आधार पर चेंज हो सकती है, अर्थात उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। इसलिए पेरेटो ने ये कहा था कि उपयोगिता को हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं। पेरेटो के बाद प्रोफेसर स्लटस्की, इन्होंने 1915 में जो तटस्थ वक्र विधि है उसका प्रयोग किया था। लेकिन इन्होंने तटस्थ वक्र का रूसी भाषा में प्रयोग किया था, रूसी भाषा में उसकी व्याख्या किया था। और चूंकि उस समय 1915 के आसपास में प्रथम विश्व युद्ध की उथल पुथल भी चल रही थी, इसलिए स्लटस्की के द्वारा जो तटस्थ वक्र विधि की व्याख्या की गई थी उसको ज़्यादा महत्व नहीं मिल सका था। और लोग, चूंकि ये व्याख्या जो थी रूसी भाषा में की गई थी, इसलिए इस व्याख्या को लोग ज़्यादा याद नहीं रख सके और धीरे धीरे इसको भूल गए। प्रोफेसर स्लटस्की के बाद हम देखें तो प्रोफेसर हिग्स का योगदान तटस्थ वक्र विधि के प्रयोग में महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर हिग्स ने 1939 में अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल, इस बुक में उन्होंने तटस्थ वक्र विधि का विस्तार से व्याख्या किया था। और इस कार्य में उन्होंने सीमांत उपयोगिता के स्थान पर
स्थानापन्न दर, सब्स्टिट्यूशन रेट, इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बतलाया था कि उपयोगिता की व्याख्या करने के लिए सीमांत उपयोगिता शब्द जो है वह उचित नहीं है। उसके स्थान पर उन्होंने बतलाया था कि प्रतिस्थापन दर शब्द का उपयोग करना उचित है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार सीमांत उपयोगिता का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि उपयोगिता ह्रास नियम के स्थान पर प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का सिद्धांत प्रयोग करना केवल भाषांतर्गत नहीं, वरन यह सिद्धांत की नींव में एक धनात्मक या ठोस परिवर्तन है। प्रोफेसर हिक्स ने कहा था कि यदि हमें उपयोगिता की एक सही व्याख्या करना है तो उसके लिए हमें उपयोगिता ह्रास नियम का ही प्रयोग नहीं करना होगा, उसके स्थान पर हम घटती हुई प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का प्रयोग करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा उचित होगा। इसके द्वारा हम उपयोगिता की माप कर सकते हैं। इस तरह से देखें, हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने तटस्थ वक्र विधि का प्रयोग किया है, लेकिन प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थ वक्र का जो प्रयोग किया है वह काफ़ी विकसित रूप है और वैज्ञानिक रूप है। इसलिए प्रोफेसर हिक्स का योगदान भी तटस्थ वक्र विधि की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण रहा है। अब हम यहाँ पर तटस्थ वक्र का अर्थ समझते हैं और इसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। तो जो तटस्थ वक्र है वह एक ऐसी रेखा होती है जो कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बतलाती है, ऐसे संयोगों को स्पष्ट करती है जो कि परस्पर विनिमय योग्य हों तथा जिनके उपभोग से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उपभोक्ता इनमें से जब किसी एक संयोग का चुनाव कर लेता है तो वह शेष संयोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, क्योंकि उपभोक्ता के द्वारा जिस संयोग का चुनाव किया जाता है तथा शेष संयोग जिनका कि उपभोक्ता चुनाव नहीं करता है उन सभी से एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसलिए उपभोक्ता जब किसी एक संयोग का चुनाव करता है तो वह शेष संयोगों के प्रति तटस्थ हो जाता है। अब यदि हम इन विभिन्न संयोग बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचें तो वह रेखा कहलाती है तटस्थ वक्र कहलाता है। आइए कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषा के माध्यम से हम तटस्थ वक्र का अर्थ समझते हैं। प्रोफेसर जेके स्मिथ ने कहा है कि यह वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोग का बिंदुपथ है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ यानी उदासीन रहता है, इसलिए इन्हें तटस्थ वक्र कहते हैं। प्रोफेसर स्मिथ ने भी अपनी परिभाषा के माध्यम से तटस्थ वक्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो तटस्थ वक्र होता है वह वस्तुओं की मात्राओं के संयोगों का एक बिंदु पथ होता है, एक कर्व होता है, और उन सभी कर्वों के प्रति व्यक्ति जो होता है उन सभी बिंदुओं के प्रति यानी उस कर्व में जितने भी बिंदु होते हैं उन सभी बिंदुओं के प्रति जो उपभोक्ता होता है या व्यक्ति होता है वह तटस्थ होता है, इसलिए उसे हम तटस्थ वक्र कहते हैं। प्रोफेसर के ई बोल्डिंग के अनुसार हम देखें तो उन्होंने कहा है कि समान अनुराग दिखाने वाली वक्र रेखाएं तटस्थ वक्र कहलाती है, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करती हैं जो एक दूसरे से ना तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे होते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि तटस्थ वक्र वह वक्र होगी या वह वक्र होगा, वह वक्र कहलाएगा जो कि एक समान अनुराग, एक समान संतुष्टि अर्थात एक समान आनंद को दर्शाती हो
उसे तटस्थ वक्र कहेंगे, क्योंकि उस तटस्थ वक्र में जितने भी संयोग बिंदु दर्शाए गए हैं वे सभी संयोग बिंदु जो हैं एक समान अनुराग को प्रदर्शित करते हैं। उसमें से ऐसा नहीं है कि एक संयोग बिंदु जो है दूसरे संयोग बिंदु की तुलना में अच्छा या बुरा है, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर बोर्डलिंग ने इस तरह से तटस्थ वक्र का अर्थ स्पष्ट किया है। एल मेयर्स ने भी तटस्थ वक्र की परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिमान सारणी वह तालिका है जो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता है। यदि हम इसे एक वक्र के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें अधिमान वक्र प्राप्त हो जाएगा। मेयर्स ने कहा है कि अधिमान सारणी अर्थात जो तटस्थ वक्र सारणी है वह एक ऐसी तालिका होगी, एक ऐसा टेबल होगा जो कि वस्तुओं के कई सारे संयोगों को बतलाएंगे और उन सभी संयोगों से व्यक्ति को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यदि हम उन सभी संयोगों को एक वक्र के रूप में प्रदर्शित करें तो उसको तटस्थ वक्र कहा जाएगा, उसको अधिमान वक्र कहा जाएगा, ऐसा प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है। आइए यहाँ पर हम तटस्थ वक्र को सबसे पहले हम तालिका के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, वह दो वस्तुओं को क्रय करना चाहता है। दो वस्तुओं को वह क्रय करता है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो इन दोनों वस्तुओं के कई सारे संयोग हो सकते हैं। हमने एग्जाम्पल पे यहाँ पे एक्स और वाई वस्तु के 4 संयोग दर्शाए हैं, ए बी सी और डी संयोग। मान लीजिए उपभोक्ता ए संयोग का चुनाव करता है, अर्थात एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई वस्तु की 15 इकाइयों को वह क्रय करता है, या वह बी संयोग का चुनाव करता है, अर्थात एक्स वस्तु की 2 इकाई और वाई वस्तु की 10 इकाई को क्रय करता है, या सी संयोग जिसमें एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 6 इकाइयों को वह उपभोग करता है या क्रय करता है। इसी तरह से डी संयोग जिसमें एक्स वस्तु की 4 इकाई और वाई वस्तु की 3 इकाइयों को वह क्रय करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चारों संयोग हैं, इन चारों संयोगों से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसलिए वह किसी भी ए बी सी डी इन चारों संयोगों में से किसी भी संयोग का वह चुनाव कर सकता है। अब मान लेते हैं हम कि उपभोक्ता ये सी संयोग का चुनाव करता है। सी संयोग का चुनाव करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 6 इकाइयों को परचेस करता है, इसका उपभोग करता है। तो उपभोक्ता को जब वह सी संयोग का चुनाव कर लेगा तो वह संयोग बिंदु ए, बी और डी इन 3 संयोगों के प्रति वह तटस्थ होगा, उदासीन होगा। क्यों होगा? उसका कारण ये है कि जब उपभोक्ता सी का चुनाव कर लेगा जिसमें वह एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 6 इकाई को क्रय कर रहा है, जितना उसको संतोष या जितनी उसको संतुष्टि सी संयोग से प्राप्त होगी उतनी ही संतुष्टि उसको ए, बी या डी संयोग से प्राप्त होगी। इसलिए उपभोक्ता जब यदि सी संयोग का चुनाव कर लेगा तो वह ए, बी और डी इन अन्य संयोगों के प्रति वह उदासीन हो जाएगा, उसका चुनाव वह नहीं करेगा। तो ये तो बात अभी हमारी ये हुई कि दो वस्तुओं के कई सारे संयोग हो सकते हैं और उन सभी संयोगों में से उपभोक्ता किसी एक संयोग का चुनाव करता है, और एक संयोग का जब वो चुनाव करता है तो उस वस्तु के और भी जो अन्य संयोग होते हैं उसके प्रति उपभोक्ता तटस्थ होता है। क्यों? क्योंकि उन सभी संयोगों से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, इसलिए वह किसी एक संयोग का चुनाव करेगा।
ये अभी हमने बात किया। अब यहाँ पर आप टेबल में देखिए, इस कॉलम में सीमांत प्रतिस्थापन दर दर्शाई हुई है। आइए यहाँ पर हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को समझते हैं। सहयोग ए में उपभोक्ता x वस्तु की 1 इकाई और y वस्तु की 15 इकाई क्रय करता है। यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वह कुछ नहीं होगी, नील होगी। लेकिन जब यदि वह बी सहयोग का चुनाव करता है जिसमें x वस्तु की 2 इकाई और y वस्तु की 10 इकाई को क्रय करता है, तो यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वह 5:1 होगी। अर्थात वह x वस्तु की एक अगली इकाई क्रय करने के लिए y वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बी सहयोग में सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वह कितनी होगी? 5:1 होगी। इसी तरह से सी सहयोग में हम देखें तो x वस्तु की वह 3 इकाई और y वस्तु की 6 इकाइयों को क्रय करता है। तो x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई क्रय करने के लिए वह y वस्तु की 4 इकाई का परित्याग करता है। इसलिए यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होगी वह कैसी होगी? 4:1 होगी। डी सहयोग में x वस्तु की 4 इकाई अर्थात x वस्तु की एक और इकाई 3 के अलावा एक चौथी इकाई को क्रय करता है। तो y वस्तु की वह पहले 6 इकाई क्रय कर रहा था, अब कितनी? 3 इकाई क्रय कर रहा है। अर्थात यहाँ पर वह x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई क्रय करने के लिए y वस्तु की 3 इकाइयों का त्याग करता है। इसलिए यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वह कितनी होगी? 3:1 होगी। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो ये बतलाती है कि मान लीजिए x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोक्ता क्रय करता है, तो उसके बदले में वह y वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करता है, वही सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली और ये है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है यह देखिए निरंतर घटती हुई है। 5:1, 4:1, 3:1, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वह कैसी है? घटती हुई है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब उपभोक्ता x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को क्रय करता है या एक अगली इकाई को क्रय करता है, तो वह y वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग कर रहा है वह कैसे कर रहा है? घटती हुई दर से कर रहा है। इसलिए जो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वह कैसी है? घटती हुई है। तो इस टेबल के माध्यम से आपने तटस्थता तालिका को समझ गया और सीमांत प्रतिस्थापन दर को भी समझ गए। अब हम तटस्थ वक्र को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने OX एक्सिस पर x वस्तु की मात्रा और OY एक्सिस पे हमने y वस्तु की मात्रा को दर्शाया है। यहाँ पर देखिए ये जो IC कर्व है, ये IC कर्व ये इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थ वक्र है। बिंदु सहयोग बिंदु, ये तटस्थ वक्र का जो सहयोग बिंदु है A, इस A बिंदु पर हम देखें तो x वस्तु की 1 इकाई और y वस्तु की 15 इकाइयों को उपभोक्ता क्रय करता है। B सहयोग में हम देखें तो x वस्तु की 2 इकाई और y वस्तु की 10 इकाइयों को क्रय करता है। इसी तरह से C सहयोग में हम देखें तो x वस्तु की 3 इकाई और y वस्तु की 6 इकाइयों को क्रय करता है। इसी प्रकार D सहयोग में x वस्तु की 4 इकाई और y वस्तु की 3 इकाइयों को उपभोक्ता क्रय करता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता जैसे जैसे x वस्तु की इकाइयों में वृद्धि कर रहा है, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को वह क्रय कर रहा है, वैसे वैसे y वस्तु की इकाइयों में कमी कर रहा है। पहले वह y वस्तु की ज़्यादा इकाई का त्याग करता है, उसके बाद y वस्तु की कम इकाई का, और अगले बिंदु में y इकाई की और कम इकाइयों का वह त्याग करता है। इसलिए ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है।
यहाँ पर हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को समझते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई की प्राप्ति करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करने को तैयार होता है, जिससे कि उसका जो संतुष्टि स्तर है वह एक समान बना रहे। यानी मान लीजिए दो वस्तु है x और y, यदि वह x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो वह y वस्तु की इतनी इकाइयों का त्याग करता है, जिससे कि उसका संतुष्टि स्तर जो है वह एक समान बना रहे। वही कहलाता है क्या? सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक फॉर्मूला के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं x और y, इन दो वस्तुओं के बीच में सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगी उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम x और y इन दोनों वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर को ज्ञात कर सकते हैं। यदि x और y दो वस्तुओं के बीच में हमको सीमांत प्रतिस्थापन दर ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? y वस्तु की मात्रा में कमी बटा x वस्तु की मात्रा में वृद्धि। इस फॉर्मूला के द्वारा हम x और y इन दोनों वस्तुओं के बीच में इतनी सीमांत प्रतिस्थापन दर है, अर्थात x वस्तु की एक इकाई में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की इतनी मात्रा का त्याग किया जाता है, उसकी दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जो सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है वो अभी हमने देखा था तालिका में कि घटती हुई होती है। यहाँ पर हम घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम को समझते हैं। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर से तात्पर्य यह होता है कि उपभोक्ता को दो वस्तुओं के संयोग से समान संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जबकि वह एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करता हो। वही घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाएगी। यदि उपभोक्ता दो वस्तुओं से एक समान संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, दो वस्तुएं कई संयोग हो सकते हैं, उन सभी संयोगों से यदि वह एक समान संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो उपभोक्ता को क्या करना होगा? एक वस्तु की इकाई में वृद्धि करेगा तो दूसरी वस्तु की इकाई में उसको कमी करना होगा, तभी वह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से एक समान संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। और यही घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। क्यों? क्योंकि जब वह एक वस्तु की इकाई में वृद्धि करता है तो दूसरी वस्तु की इकाई में जो कमी करता है वह घटती हुई दर से करता है। यही घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है। ये तालिका आप भी जस्ट आपने समझा था। यहाँ पर देखिए सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो कैसी है? घटती हुई है। यानी ये संयोग में तो सीमांत प्रतिस्थापन दर कुछ नहीं है, लेकिन सी संयोग यहाँ पे सी लिखा हुआ है। सी संयोग में देखिए आप सीमांत प्रतिस्थापन दर कितनी है? x वस्तु की एक इकाई के लिए y वस्तु की 5 इकाई का त्याग किया जा रहा है। पहले 20 इकाई को उपभोग किया जा रहा था, अब 15 इकाई को उपभोग किया जा रहा है। इस तरह से x वस्तु की एक अगली इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की जो इकाइयों का त्याग किया जा रहा है वह पहले कितने? 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। यानी निरंतर ये जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है निरंतर घटती हुई है। 5:1, 4:1, 3:1 और 2:1 ये घटती हुई है। यानी x वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की इकाइयों में कमी की जा रही है, वह किस दर से? घटती हुई दर से की जा रही है। यही घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। इस डायग्राम में देखिए आप x वस्तु को हमने OX एक्सिस पे, y वस्तु को हमने OY एक्सिस पे दर्शाया है। यहाँ पर ये वाला जो कर्व है ये इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थता वक्र है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे उपभोक्ता
x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है, वैसे वैसे y वस्तु की मात्रा में जो कमी कर रहा है वह घटती हुई दर से कर रहा है। प्रारंभ में वह AB के बराबर में y वस्तु की मात्रा में कमी कर रहा था। अब उसके बाद जब वह BC के बराबर में x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा तो CD के बराबर में वह y वस्तु की मात्रा में कमी करेगा। उसके बाद E F के बराबर में, उसके बाद G H के बराबर में कमी करेगा। अर्थात x वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की निरंतर वह घटती हुई दर से y वस्तु की इकाइयों का त्याग कर रहा है। पहले AB ये ज़्यादा इकाई थी, उसके बाद में CD उससे कम, फिर EF उससे कम और GF उससे और कम इकाइयों का वह परित्याग कर रहा है। इसलिए जो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वह कैसी होती है? घटती हुई होती है। अब हम यहाँ पर तटस्थता मानचित्र को समझ लेते हैं। इंडिफरेंस, ये कर्व लिखा हुआ है, आप इसको इंडिफरेंस मैप लिखेंगे, ये कर्व नहीं है, ये मैप है, इंडिफरेंस मैप, MAP मैप, ये आप ऐसे लिख लेंगे इसको, इंडिफरेंस मैप। जब दो या दो से अधिक तटस्थ वक्रों को जब हम एक ही रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं तो उसको कहा जाता है तटस्थता मानचित्र, कहा जाता है इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। आइए इसको डायग्राम से हम समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए हमने OX एक्सिस पर x वस्तु को और OY एक्सिस पे y वस्तु को दर्शाया था। x एक्सिस पे हमने सेब को और y एक्सिस पे हमने संतरे को अर्थात y वस्तु को दर्शाया है। यहाँ पर इस रेखा चित्र में IC1, IC2, IC3 और IC4 ये चार तरह के इंडिफरेंस कर्व हैं, चार तरह के तटस्थ वक्र हैं। ये जो पहला वाला तटस्थ वक्र है IC1, इसकी अपेक्षा IC2 जो है ये ज़्यादा संतुष्टि स्तर को बतलाता है और IC2 की अपेक्षा IC3 और ज़्यादा संतुष्टि स्तर को बतलाता है। IC3 की अपेक्षा IC4 जो है और ज़्यादा संतुष्टि स्तर को बतलाता है। इसका मतलब ये है, ये जो इंडिफरेंस कर्व, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु के जितने नज़दीक होगा, जैसे कि IC1 नज़दीक है, तो जितना वो बिंदु के नज़दीक होगा उतना ही वह कम संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित करेगा और वो बिंदु के ऊपर जितना जो तटस्थ वक्र जाएगा वह ज़्यादा संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित करेगा। अर्थात नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में ऊपर वाला जो तटस्थ वक्र है वह ज़्यादा संतुष्टि स्तर को बतलाता है। अब हम तटस्थ वक्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है तटस्थ वक्र की वह यह है कि तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होता है। इस डायग्राम में देखिए OX एक्सिस पे x वस्तु की मात्रा और OY एक्सिस पे y वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये वाला जो कर्व है IC कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये x और y वस्तु की विभिन्न सहयोग बिंदुओं को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कि A बिंदु पे हम देखें, A सहयोग बिंदु पे, तो यहाँ पर x वस्तु की ON इकाई और y वस्तु की OE1 इकाई तय की जा रही है। जब यदि x वस्तु की इकाई में वृद्धि की जाती है, एक एरो देखिए आप, x वस्तु की इकाई में वृद्धि की जाती है तो उपभोक्ता को y वस्तु की मात्रा में कमी करना होता है। ये एरो देखिए आप, यदि x वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो y वस्तु की मात्रा में कमी की जाती है। इसीलिए ये इंडिफरेंस कर्व जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की जो आय है वह सीमित है। यदि वह x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा
तो उसको निश्चित तौर से बाह्य वस्तु की मात्रा में कमी करना होगा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 विशेषता ये है कि तटस्थ वक्र ऊपर उठती हुई रेखा नहीं हो सकती है। इस डायग्राम में देखिए आप, इस डायग्राम में ये आईसी जो है ये इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थ वक्र है ये वाला। तो इस तरह का तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। ये जो जीरो वाला पॉइंट है, सॉरी ये ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट से, इस बिंदु से ये जो तटस्थ वक्र है ये ऊपर की ओर उठते हुए नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा तटस्थ वक्र होगा तो एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी तो वाई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय सीमित है। यदि वह एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में उसको कमी करना होगा, तभी वह एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वह उसकी आय जो है स्थिर हो, सीमित हो, और उसके बावजूद वह दोनों वस्तुओं की इकाइयाँ ज़्यादा परचेज कर सके। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वह नीचे से ऊपर की ओर उठते हुए नहीं हो सकता है। नंबर 3, तटस्थ वक्र ओ एक्स एक्सिस पर लंबवत नहीं हो सकती है। ये देखिए ये ओ एक्स एक्सिस है जिसपे एक्स वस्तु को दर्शाया गया है, और ये ओ वाई एक्सिस है जिसमें वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। यहाँ पर हम देखें आईसी जो है ये ओ एक्स एक्स पर लंबवत है। तो इस तरह से तटस्थ वक्र नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आईसी जो है इंडिफरेंस कर्व है ओ एक्स एक्सिस पर स्थिर होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम बी बिंदु पर देखें, ए बिंदु पर, तो ए बिंदु पे एक्स वस्तु की ओ एन इकाई क्रय की जा रही है और वाई वस्तु की ओपी इकाई क्रय की जा रही है। अब यदि मान लीजिए कि वाई वस्तु की इकाई में वृद्धि की जाती है, बी बिंदु पे हम देखें तो वाई वस्तु की मात्रा बढ़कर कितनी OP1 क्रय की जाती है, और एक्स वस्तु की मात्रा स्थिर है, ON ही है। तो ऐसा संभव नहीं है कि एक वस्तु की मात्रा स्थिर हो, पूर्ववत हो, और दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो। तो ऐसा संभव नहीं है। एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी, ये वृद्धि हो रही है, तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो जो तटस्थ वक्र है वह मूल बिंदु की ओर, सॉरी ओ एक्स एक्सिस पर लंबवत नहीं हो सकता है। नंबर 4 विशेषता, तटस्थ वक्र ओ एक्स एक्सिस के समानांतर नहीं हो सकती है। इस तरह से ये ओ एक्स एक्सिस है जिसमें एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, और ये ओ वाई एक्सिस है जिसमें वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। ये वाला जो कर्व है ये इंडिफरेंस कर्व है। ये कर्व जो है ये ओ एक्स एक्सिस के समानांतर है। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जा रही है, और जबकि वाई वस्तु की मात्रा में स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उपभोक्ता की आय सीमित है। यदि एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा तो वाई वस्तु की मात्रा में निश्चित तौर से कमी करना होगा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वह ये ओ एक्स एक्सिस के समानांतर नहीं हो सकता है। नंबर 5, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इस तरह से इस डायग्राम में ये जो आईसी है ये इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थ वक्र है जो कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु के विभिन्न संयोगों को बतलाता है। यहाँ पर जो तटस्थ वक्र है ये देखिए ऐसा उन्नतोदर है, यानी जो मूल बिंदु O है इसकी ओर उन्नतोदर है, नतोदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता जब एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है तो वाई वस्तु की मात्रा में घटती हुई दर से परित्याग करता है।
x वस्तु की एक इकाई में वृद्धि करेगा, तो y वस्तु की जितनी इकाइयों को वह त्याग करता है वह घटती हुई दर से त्याग करता है। अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है x और y वस्तु के बीच की, वह कैसी होती है? घटती हुई होती है। इसलिए जो तटस्थ वक्र है वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। नंबर 6, तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये देखिए, इस तरह से दो तटस्थ वक्र अगर हम देखें तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाला तटस्थ वक्र जो है IC वक्र है, IC1 है, पहला तटस्थ वक्र है, और ये वाला जो है IC2 दूसरा वाला तटस्थ वक्र है। अब ये दोनों एक दूसरे को मान लीजिए कि P बिंदु पे यदि काटते हैं, तो P बिंदु के पहले हम देखें, पूर्व में देखें, तो ये जो IC1 वक्र है ये IC2 से नीचे है। अर्थात IC1 जो है IC2 की अपेक्षा कम संतुष्टि स्तर को बतला रहा है। ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन कटान बिंदु जो है, कटाव बिंदु P बिंदु, इस बिंदु के बाद हम देखें तो IC1 जो है, जो कि नीचे था, वह IC2 से ऊपर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि P बिंदु के बाद IC1 से IC2 की अपेक्षा ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है, जबकि P बिंदु के पूर्व IC1 में कम संतुष्टि प्राप्त हो रही थी, इसकी तुलना में IC2 की तुलना में, और जबकि P बिंदु के बाद IC1 में ज़्यादा संतुष्टि स्तर को दिखाया गया है IC2 की अपेक्षा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही तटस्थ वक्र में कभी कम संतुष्टि स्तर को बतलाया जा रहा है और कभी ज़्यादा संतुष्टि स्तर को बतलाया जा रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब जो विभिन्न तटस्थ वक्र होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के समानांतर हो। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में देखिए तीन तटस्थ वक्र दर्शाए गए हैं, IC1, IC2 और IC3। ये तीन इंडिफरेंस कर्व हैं। ये पहला वाला इंडिफरेंस कर्व और ये दूसरा वाला इंडिफरेंस कर्व, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, देखिए ये गैप, ये दोनों यहाँ तक बिल्कुल सेम है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि IC1 और IC2 इन दोनों के बीच की जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ये कैसी है? इक्वल है, एक समान है। लेकिन IC2 और IC3 इन दोनों तटस्थ वक्र के बीच में हम देखें तो यहाँ पर कम गैप है, और ये गैप बढ़ते बढ़ते इधर आके हम देखें तो ये वाला गैप ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब ये है कि IC2 और IC3 इन दोनों इंडिफरेंस कर्व की जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वह एक समान नहीं है। अर्थात विभिन्न तटस्थ वक्र, जैसे कि इसमें तीन तटस्थ वक्र दर्शाए गए हैं, और भी तटस्थ वक्र हो सकते हैं, तो उन सभी की सीमांत प्रतिस्थापन दर जरूरी नहीं है कि एक समान हो। एक समान हो भी सकती है और एक समान नहीं भी हो सकती है। अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर एक समान होगी तो वो एक दूसरे के तटस्थ, सभी तटस्थ वक्र एक दूसरे के समानांतर होंगे। लेकिन अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर समान नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वह तटस्थ वक्र एक दूसरे के समानांतर हो। तो इस तरह से विभिन्न तटस्थ वक्र जो हैं वो एक समानांतर नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी सभी की सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। नंबर 8 विशेषता देखिए, तटस्थ वक्र किसी अक्षांश को नहीं छूते हैं। यानी जो इंडिफरेंस कर्व होता है वह OX एक्सिस को या OY एक्सिस को, इन दोनों एक्सिस में से किसी भी एक्सिस को वह स्पर्श नहीं करता है, किसी भी एक्सिस को वह टच नहीं करता है। मान लीजिए ये यहाँ पर ये जो IC है ये इंडिफरेंस कर्व है। ये इंडिफरेंस कर्व देखिए, ये OY एक्सिस को ए बिंदु पर
टच कर रहा है, ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता बिंदु ए पर बाह्य वस्तु की OA इकाई क्रय कर रहा है और X वस्तु की 0 इकाई को वह क्रय कर रहा है। तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है, जबकि ए बिंदु पे हम देखें तो यहाँ पर केवल बाह्य वस्तु की मात्रा दिखाई जा रही है, लेकिन X वस्तु की मात्रा उपभोक्ता क्रय नहीं कर रहा है। तो यह तटस्थ वक्र की मान्यता के विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र किसी भी अक्षांश को स्पर्श नहीं करता है। नंबर 9, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए तटस्थ वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है। जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है, स्थानापन्न वस्तु का मतलब जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में तटस्थ वक्र इस तरह से एक सीधी रेखा के रूप में होती हैं। यदि कोई दो वस्तुएं हैं जो कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तु हैं, यानी पूर्णतः जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, वहां पर तटस्थ वक्र जो है वह कैसा होगा? इस तरह से सीधी रेखा के रूप में होगा। इसका मतलब ये है कि X वस्तु की जिस दर से इकाई में वृद्धि की जा रही है उसी दर से Y वस्तु की इकाई में भी कमी की जा रही है। इसलिए जो तटस्थ वक्र होगा वह कैसा होगा? सीधी रेखा के रूप में होगा। अब जो स्थानापन्न वस्तु की बात अभी हमने किया था, उसके बाद पूर्ण पूरक वस्तु की बात करते हैं। यहां पर इसके स्थान पर आप पूरक वस्तु लिख लेंगे। पूरक वस्तुएं, जो पूरक वस्तुएं होती है उनके संबंध में तटस्थ वक्र L आकार का होता है। पूरक वस्तुएं मतलब, पूरक वस्तुओं का मतलब होता है कि एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु का प्रयोग करना, वह पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे दाएं पैर, ये दाएं पैर के जूते के साथ में बाएं पैर के जूता, ये दोनों जूते एक दूसरे के पूरक हैं। इस टाइप की वस्तुओं के संबंध में जो तटस्थ वक्र होगा वह कैसा होता है? L आकार का होता है। यहाँ पर देखिए, ये तटस्थ वक्र जो है IC1 ये L आकार का है। इसी तरह से IC2 जो है ये तटस्थ वक्र ये L आकार का है। तो इस तरह से जो पूर्ण पूरक वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में तटस्थ वक्र L आकार का होता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर वीडियो में आपने जाना कि तटस्थ वक्र का किस तरह से विकास हुआ है, किन किन अर्थशास्त्रियों ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया है और तटस्थ वक्र क्या होता है। साथ ही उसमें आपने ये जाना कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है और तटस्थ मानचित्र के बारे में जाना, और साथ ही आपने तटस्थ वक्र विश्लेषण के बारे में समझा। आप इस लेक्चर वीडियो को केयरफुली वॉच करें और अपने नोट्स तैयार करें। साथ ही इस लेक्चर वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।